पिछले भाग में वेनसांग सुएनचांग की भारत यात्रा के विषय में हमने बताया है। अब इसके आगे का भाग हम भाग 1 के नाम से आपको आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैं। सुएनचांग उर्फ वेनसांग लोयांग नगर के चिंगतू नामक बिहार में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता था। इसी बीच चीन में गृह युद्ध चल रहा था। सुई राजवंश का अधिकार जाता रहा। चारों तरफ मारकाट और उपद्रव आरंभ हो गया था। हो तथा लो नदी के बीच में लुटेरे डाकुओं ने अपना डेरा जमाया था। जो लोग वहां के शासक और कर्मचारी थे उनके अधिकतर मारे जा चुके थे। जो बचे थे इधर उधर भागकर छिपकर अपनी जान बचा रहे थे। इसी बीच डाकुओं लुटेरों ने बिहारों संघारामों को भी लूटपाट करना तथा भिक्षुओं का कत्लेआम कर रहे थे। बालक सुएनचांग उर्फ वेनसांग ने अपने भाई जो भिक्षु थे जिनका नाम चांगची था से बोले, अब यहाँ से चागान भाग चलें, यहाँ पढ़ाई तो दूर जान भी चला जाएगा। सुनते हैं चांगान में कुमार तांग ने अपना अधिकार जमा लिया है। प्रजा उनके शासन से सुखी है, वह प्रजा वत्सल हैं। इसके बाद दोनों भाई भागकर लोयांग से किसी न किसी तरह से चागान पहुंचे। चागान में 4 बिहार थे। सुई सम्राट यांगती के काल में भिक्षुओं के भरण पोषण का बहुत अच्छा प्रबंध था, लेकिन सुई वंश की शक्ति समाप्त होने पर चागान में भी लूटपाट हत्या शुरू हो गई थी। दोनों भाई चागान से सुप्रदेश की ओर चले। चेउबू को पार कर जब वे हान युएन में पहुंचे तो वहां उनको 2 परम विद्वान भिक्षु मिले जिनके नाम कांग और किंग थे। उनके साथ सुएनचांग उर्फ वेनसांग लेयांग नगर में रह चुका था। फिर वहां से चारों लोग शिंगलू नामक नगर में गए। वहां जाकर धम्म चर्चा का केंद्र बनाया। वहां एक साइचिंग मिला। उसने वहां महायान के सम परिग्रह और अभिधम्म की व्याख्या आरंभ की। वहां दोनों भाई भिक्षुओं के संग में 2-3 वर्ष तक रहे। उस समय पूरे चीन में सूखा पड़ा था। दूसरी तरफ सत्ता के लिए मारकाट चल रही थी। केवल सुदेश में पानी बरसा था। वहां चारों तरफ से लोग भिक्षु सभी भागकर आ गए थे। वहां भी धम्म पर उपदेश देने पर सर्वप्रथम आए और उपदेश देकर सबका मुंह बंद कर दिया। सुएनचांग उर्फ वेनसांग ने यहीं पर 21 वर्ष की आयु में प्रवज्जा ग्रहण किया और कासाय वस्त्र धारण किया। भिक्षु वेश में पहली बार सुएनचांग उर्फ वेनसांग ने सुप्रदेश में देश में वर्षावास किया। विनय पिटक का अध्ययन समाप्त कर सुत्त पिटक और अभिधम पिटक का अध्ययन प्रारंभ किया। अध्ययन करते समय मन अनेक प्रश्न पैदा हुआ जिसका उत्तर न मिल सका। सुएनचांग उर्फ वेनसांग से अपने भाई चांगची से कहा कि चलो अब चागान वापस चले। सुने हैं कि चागान में अब अच्छे भिक्षु रहने लगे हैं और पठन पाठन अच्छा हो गया है। चागान जाने से उनके भाई ने इनकार कर दिया। एक दिन वह अवकाश पाकर जब सब अपने अपने कार्यों में लगे थे, चुपके से वह टहलने के बहाने सिंगतू से निकला और हाउ चाउ जाने वाले व्यापारियों के साथ हो लिया। उनके साथ कई दिनों में कई घाटियों को पार करता बड़ी कठिनाई से हाउ चाउ पहुंचा। वहां जाकर तियानहोंग नामक एक संघाराम बिहार में रुका। उसका नाम बहुत पूरा सुने थे। पहुंचते ही श्रमण और श्रावक सभी वहां ठहर कर धम्म और कथा सुनाने का सुएनचांग उर्फ वेनसांग से कहने लगे। सुएनचांग और वेनसांग तब रहकर अभिधम्म की व्याख्या सुनानी प्रारंभ कर दी और उनके अनुरोध पर 1 वर्ष तक रहा। 22 वर्ष की आयु तक रहा। अभिधम्म की व्याख्या सुनकर उसकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। ये समाचार हानसांग के राजा के कानों तक पहुंचा। वो बहुत ही धम्म को मानता था तथा दयालु पुरुष था। वह राजा अपने अनुचरों के साथ स्वयं हाउ चाउ सुएनचांग और वेनसांग के दर्शन के लिए पहुंचा और धम्मोपदेश को सुना।
वह राजा व्याख्यान सुनकर इतना खुशी हुआ कि सुएनचांग और वेनसांग से कहने लगा कि यदि आप आज्ञा दे तो धम्म चर्चा कराने का प्रबंध किया जाए। सुएनचांग और वेनसांग ने राजा के बहुत अनुरोध पर धम्म चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया। धम्म चर्चा कराई गई। राजा स्वयं उपस्थित रहा मंत्रियों के साथ। सुएनचांग और वेनसांग ने सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया। उपस्थिति सभी भिक्षुओं ने अपनी पराजय स्वीकार कर लिए। राजा प्रसन्न हुआ और उसने सुएनचांग और वेनसांग को धन रत्न बहुत देने की कोशिश की, किंतु लेने से सुएनचांग और वेनसांग ने इनकार कर दिया। सच है, सच्चे त्यागी के संसार के बड़े से बड़े ऐश्वर्य भी बंधन में नहीं बांध सकते। सभा समाप्त होते ही सुएनचांग और वेनसांग ने हाउ चाउ से चल दिया और सियांग चाउ पहुंचा। वहां उसे ह्यू नामक एक विद्वान भिक्षु मिला। उससे भी शंकाओं का समाधान नहीं मिला। तब वह च्यू चाउ नगर में पहुंचा। वहां सिन नामक एक विद्वान भिक्षु रहता था। उसके पास रहकर सत्य सिद्ध व्याकरण का अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त कर चागान की ओर चल पड़ा। चागान पहुंचकर महाबोधि नामक विहार में ठहरा। वहां पर पो नामक एक विद्वान भिक्षु रहता था। उससे वह कोश शास्त्र का अध्ययन किया और केवल एक पाठ में समस्त ग्रंथ को याद कर लिया। वहीं पर उसे साक और पिंग नामक दो और स्थविर मिले। वह दोनों बड़े विद्वान और धम्मज्ञ भिक्षु थे। वहीं रहकर थोड़े दिनों तक वो अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया और अपनी शंकाओं का समाधान करता रहा। सुएनचांग और वेनसांग की विद्वता को देखकर दोनों विद्वानों ने कहा, समय आएगा तब तुम्हारे विद्वता से चीन देश में धम्म का